नमस्कार, जय हिंद। जिनका भी एग्जाम है बिहार दरोगा का, चाहे 18 को चाहे 21 को, तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो आपको डूबते हुए का तिनका सहारा बन जाएगा। कहने का क्या मतलब है, ये वीडियो जो है यह क्लास 9th और क्लास 10th के जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हैं, भूगोल, उनमें से निचोड़ करके 135 प्रश्न कराया हूं। बहुत कम समय में इसको मैं आपको क्लियर करा दूंगा। 135 सवाल दे करके जाइएगा। ज्योग्राफी में इस वीडियो से बहुत अच्छे संख्या में प्रश्न आने वाले हैं, तो एकदम बने रहिए। और हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, आखिरी तक बने रहिएगा। आखिरी तक बनने का मतलब कि लास्ट में भी बहुत शानदार शानदार प्रश्न लाया हूं। मैं एक बार आपको दिखा दूं जो प्रश्न। अब सोच रहे होंगे कि शुरू में देख लेंगे 10-20 है ना प्रश्न। देखिए, जो आखिरी में प्रश्न मैं रखा हूं वो प्रश्न और भी शानदार शानदार हैं। तो जैसे पूछता है कि भैया ये निक्षेप किस निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है या कहाँ में है ना, बालाघाट। तो इन सब प्रश्नों को शुरू से अंत तक एकदम, जो प्रश्न है ना, धमाकेदार प्रश्न है, गर्दा उड़ने वाला है। देखिएगा इस वीडियो से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको डायरेक्ट एग्जाम में। तो आ जाइए एकदम पेटी बांध लीजिए। 1 से 1.5 घंटा आपको लगने वाला है, 1 घंटा लग जाएगा और उतने में आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो आ जाइए, 1 मिनट। आ जाइए, चलिए देखिए क्या कह रहा है। पहला ही प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस वर्ष सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपको पता ही है कि इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो 2004 में जो सुनामी आया था, 2004 में जो सुनामी आया था, उस सुनामी से ही यह पूरा डूब गया था। आपको याद होगा, अगर उस समय रहे हो छोटे जो भी, तो आपको पता होगा 2004 में आया था। ये प्रश्न पूर्व में पूछा भी गया है और ये एनसीईआरटी से उठा करके लाया हूं। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2004। अगला प्रश्न आइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल, नदियों के विशाल मोड़ों से बनने वाली झील को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसको जवाब देने की कोशिश करिएगा। नहीं कर पाएंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर थोड़े समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे ना तो परीक्षा में ऐसे ही आएगा। नदियों के विशाल मोड़ से बनने वाले, जब नदियां होती हैं तो नदियां ऐसे ऐसे चलती जाती हैं, तो कभी कभी नदियां ऐसे हो जाती हैं और फिर ये मुड़ जाता है, तो ये जो होता है ना, ये झील बन जाता है। अब पूछ रहा है वो झील जो होता है वह कौन सा झील होता है। तो आप लोग नाम तो सुना होगा आपने कि गोखुर झील है ना, गोखुर, गाय के खुर जो होता है उस टाइप का झील बन जाता है। अब यहाँ आप ऑप्शन में गोकुर झील नहीं देखेंगे, गोखुर झील नहीं देखेंगे, तो आपको सही आंसर लगाना है ऑक्सवो। ऑक्स मतलब होता है ना बैल, गाय बैल आपको मिलता जुलता नजर आ रहा है, तो ऑक्सवो झील आप लगाइएगा, इसका मतलब होता है गोकुल झील ही। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारत की मानक यमयोत्तर रेखा है, बहुत अच्छे से समझिएगा, भारत की मानक यमयोत्तर रेखा कौन है। विकल्प आपका है, आपको देखिए फंसाने के लिए 2 ऑप्शन रहेगा यहां पर। एक तो ये वाला रहेगा, ये वाला, ठीक ना, 82-30, और एक रहेगा 82-50। अब आपने पढ़ा है 82.5, लेकिन आपको यहाँ याद आएगा 50 होगा कि 30 होगा, तो ध्यान रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। मिनट 30 मिनट का मतलब आधा, 50 मिनट का मतलब आधा नहीं होता है, तो 30 मिनट वाला सही होगा। देखिए चौथा प्रश्न इसी में इंक्लूड हो गया है, रैट होल खनन प्रचलित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पूछ देगा एग्जाम में कि रैट होल खनन, खनिजों को निकालने के लिए, रैट मतलब कि चूहा, चूहा के बिल जैसा बना करके और खनिजों को निकाल लेते हैं ये लोग, ठीक ना। तो ये प्रचलित है मेघालय में। कहाँ में? मेघालय में। तो ध्यान रखिएगा कि रैट होल खनन जो प्रचलित है वो मेघालय में है, और ये वीवीआई प्रश्न में आएगा, नोट कर लीजिए इसको। रैट होल खनन जो है यह मेघालय में। एक और पूछता है, जीवित जड़ पुल, जी हाँ, यानी लिविंग रूट ब्रिज, तो इसको भी नोट कर लीजिए। जीवित जड़ पुल या लिविंग रूट ब्रिज यह भी मेघालय में ही है। ये जीवित जड़ से पुल बना लेते हैं, जैसे जो पेड़ों की जो जड़ियां होती हैं,
तो उनके जड़ों से पुल बना लिया जाता है। इसको कहा जाता है जीवित जड़ पुल। ठीक है, मेघालय में है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी। जीवित जड़ पुल कहाँ में पाया जाता है? मेघालय में। रैट होल खनन कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्लेजर निक्षेप का समूह क्या है? प्लेजर निक्षेप बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्लेजर निक्षेप में आएगा आपको सोना आएगा, चांदी आएगा, प्लेटिनम आएगा और टीन आएगा। प्लेजर निक्षेप में आएगा सोना, चांदी, प्लेटिनम, टीन, है ना। ये पाया कहाँ जाता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्लेजर निक्षेप पाया कहाँ जाता है? तो प्राय या पहाड़ियों के आधारों पर, आधार मतलब जो बेस होता है आधार पर, वह घाटियों में ये पाया जाता है निक्षेप के रूप में, जिसको प्लेजर निक्षेप कहते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम और टीन, ये अक्सर प्लेजर निक्षेप कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको सीधा प्रश्न आएगा, मैं एग्जाम के बाद आऊंगा आपको दिखाने की, देखो प्रश्न कैसे आया था। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो देखिए, आप जानते हैं कि कुछ लोग इलाहाबाद जानते हैं, कुछ लोग मिर्जापुर जानते हैं ना। तो जो एनसीईआरटी का डाटा है, ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए गए हैं, तो कोई इफ बट मत करिएगा, सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, वही मान्य भी होगा। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वह मिर्जापुर, कहाँ? मिर्जापुर से गुजरी है। और बता भी दिया हूं कि 82.5 डिग्री, और ये कितने राज्यों से गुजरी है? तो 82.5 डिग्री जो भारत में मानक समय रेखा है, यह कितने राज्यों से? तो आपको पता होगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये 5 राज्य हैं। अब इसमें जो छत्तीसगढ़ है, इसको ध्यान रखिएगा, यहां से मानक समय रेखा और ये जो कर्क रेखा, ये दोनों गुजरती है। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि भाई किस जगह पर समय रेखा, जो मानक समय रेखा है भारत में, और कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां काटते हैं, किस राज्य में? तो आप बताने वाले हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? क्लियर है, तो यह भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आइए, महान हिमालय मुख्यतः किस चट्टान से बना है? तो महान हिमालय का जो क्रोड बना है वह ग्रेनाइट का बना है। किसका बना है? ग्रेनाइट का बना है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। महान हिमालय की बात की गई है, तो जो पूछा गया है वही आपको ध्यान रखना है, तो हो जाएगा ग्रेनाइट। आइए, गंगा का मैदान किन नदियों के बीच विस्तृत है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आएगा, तो आप लोग समझ लीजिए कि इसको 135 को अगर देखे रहेंगे तो बहुत आपका फायदा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। तो गंगा का मैदान जो है वो 2 नदी है। आपको लग रहा होगा कि सतलज और यमुना, जो कि गलत है। गंगा का मैदान आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच भी गलत है, गंगा और यमुना के बीच भी गलत है। गंगा का जो मैदान है वह घाघरा और तीस्ता, है ना, घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच है। कहीं घग्घर दे देता है, ठीक है, तो इन दोनों नदियों के बीच स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है घग्घर और तीस्ता। क्लियर है? चलिए आइए, स्वेज नहर किस वर्ष खोली गई? आपको पता है स्वेज नहर खोलने से 7000 किलोमीटर की दूरी का जो है वो कमा है, 7000 किलोमीटर। तो ये खोला गया था 1869 में, ध्यान रखिएगा 1869 में। 1869 में किस भारतीय महापुरुष का जन्म हुआ था? कोई बताएगा 1869 में किस भारतीय महापुरुष का जन्म हुआ था? तो आप बताइएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? इनमें से कौन है प्राचीन? उत्तरी मैदान या हिमालय या तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठार? तो जरा सा ध्यान दीजिए, आपको मैं लेके चलता हूं गोंडवाना लैंड से, जब टूटा था तो वही आकर के, और ये बीच में टेथिस सागर है, इसमें हिमालय का निर्माण हुआ था। तो भैया गोंडवाना लैंड से टूट के आया, इसका मतलब ये पुराना है, ठीक है। टेथिस सागर में बाद में भरते भरते यहाँ हिमालय उत्पन्न हुआ, तो हिमालय तो पुराना नहीं है, ये तो बाद में आया है। सबसे पहले ये आया था गोंडवाना लैंड से टूट करके, और ये प्रायद्वीपीय का पठार हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। हिमालय बनने के बाद नदियां आई, तब उत्तरी का मैदान बना, ठीक है ना। तटीय मैदान, भाई जब ये टूट के आया तो निक्षेप से ही तो तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। सबसे पुराना जो होगा वो प्रायद्वीपीय पठार होगा। आइए, भारत के
उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तरी मैदान का निर्माण जो हुआ है भारत में, वह हिमालयी जो नदियां हैं वो जलोढ़ निक्षेप की वजह से ये निर्माण हुआ है। किसकी वजह से? जलोढ़ निक्षेप की वजह से इसका निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। आइए, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से है? प्रायद्वीपीय पठार जो है ये है आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टान से। किससे? आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टान से। ज्वालामुखी से जो लावा निकला है उससे इसका निर्माण हुआ है प्रायद्वीपीय पठार का। तो यहां पर हो जाएगा डी, आग्नेय एवं कौन सा? रूपांतरित। चलिए अगला सवाल। हाँ, भारत का दक्षिणी भाग किस अक्षांश से सकरा हो जाता है? भारत का नक्शा आपने देखा होगा, तो इधर देखिएगा तो एकदम ऐसे सकरा है, और फिर इधर ऐसे ऐसे इधर आपको मिल जाएगा, इधर भी ऐसे 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 मिल जाएगा। तो यहां से पूछ रहा है कि भैया सकरा होना शुरू कहां से हुआ है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यह सकरा होना, पतला होना शुरू हुआ है। तो पूछ सकता है, तो याद रखना है आपको 22। आई, भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित हिमालय श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमालय श्रेणी को आप 3 भाग में पढ़ते हैं, कुछ लोग 4 भाग में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो चौथा भाग है वो है ट्रांस हिमालय। वो ट्रांस का मतलब होता है पार, तो वो हिमालय के पार का भाग है, वो हिमालय का भाग नहीं है। तो ट्रांस हिमालय की मैं बात नहीं करूंगा, मैं हिमालय की बात करूंगा। तो हिमालय में आपको 3 भाग मिलेगा। एक मिलेगा पहला महान हिमालय, पहला महान हिमालय मिलेगा, ठीक है, जिसको ग्रेट हिमालय, महान हिमालय कहते हैं। और दूसरा मिलेगा आपको लघु, लघु या हिमाचल, ठीक ना। और तीसरा जो मिलेगा वो मिलेगा शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है, ये मिलेगा शिवालिक। तो सबसे उत्तरी जो हिमालय का भाग है वो हो जाएगा महान हिमालय। तो महान हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, ठीक ना। शिवालिक क्या हो जाएगा? सबसे दक्षिणी हो जाएगा। और ये हिमाचल को लघु कहते हैं, तो ये मध्य वाला हो जाएगा, ठीक ना। और पूर्वांचल, तो आप पूर्वांचल में जाएंगे तो वो मिल जाएगा। चलिए, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी इनमें से कौन है? तो देखिए, शिवालिक तो बाह्य हिमालय का भाग है, ये तो अलग ही है लघु हिमालय का, तो ये है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक ना। जास्कर भी नहीं होगा, ठीक ना। क्या होगा आंसर? पीर पंजाल। लघु हिमालय का जो भाग है सबसे लंबी श्रेणी, वो क्या है भैया? तो वो है पीर पंजाल। क्लियर होगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे 17वां प्रश्न। कश्मीर घाटी तथा कांगड़ा घाटी और कुल्लू की घाटियां किस हिमालय में स्थित है? तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी है ना, ये आपका हिमाचल हिमालय, यानी कि हिमाचल अगर ना दे तो आप लघु हिमालय आंसर करिएगा। कहां? लघु हिमालय, ठीक है। और अगर ऐसे भी ना ऑप्शन में रहे तो ध्यान रखिएगा, हिमाद्री, हिमाद्री और लघु के बीच, हिमाद्री और लघु के बीच में जो ये है, इसी में है ये घाटियां, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो देहरादून, पाटलीदून, कोटलीदून है, वह लघु और शिवालिक के बीच होता है, ठीक। तो तीनों को आप अगर देख पाए हैं नक्शे में, तो सबसे ऊपर आपको हिमाद्री हिमालय जो महान हिमालय कहलाता है, फिर नीचे लघु हिमालय दूसरा, और फिर नीचे शिवालिक हिमालय, ये 3। तो इनके बीच में है ये कांगड़ा कुल्लू, ठीक ना। और इन दोनों के बीच में है देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आ जाइए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी, तो मैं बता दिया था कि हिमाद्री हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो सबसे बाहरी कौन है? सबसे बाहरी है शिवालिक। तो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आई है देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, है ना। तो ये बता चुका हूं कि ये जो है पहले तो हिमाद्री है, फिर है आपका लघु, फिर है शिवालिक। तो दून वाला जो है वो इसमें है, यानी कि लघु और शिवालिक के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, शिवालिक और हिमाचल, हिमाचल को ही लघु कहा जाता है, ठीक है। हिमाचल हिमालय को ही लघु हिमालय भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच है? पंजाब हिमालय जो है वो किन नदियों के बीच है? तो पंजाब हिमालय, हिमालय को नदियों के आधार पर सिडनी बुराड ने बांटा था। किसने बांटा था? सिडनी बुराड ने। देखिए, गंगा ये हो जाएगा सिंधु नदी, ये हो जाएगा आपका सिंधु, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सतलज, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमालय किन के बीच है? तो सिंधु और सतलज के बीच, ये है पंजाब हिमालय, ठीक है। तो सिंधु और सतलज, तो ये हो जाएगा सतलज सिंधु या सिंधु सतलज, ये वाला हो जाएगा, ठीक, पंजाब हिमालय। इसके बाद जो आएगा वो आगे देखते हैं।
देखिए, कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच है? तो कुमायूं, अभी तो हमने देख लिया कि सिंधु और सतलज, तो सिंधु वाला तो होगा नहीं, सिंधु ऑप्शन में है भी नहीं। तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज होगा और काली होगा। फिर से मैं एक बार बता दूं, ये होता है सिंधु, पहला सिंधु है, ठीक है, फिर ये है सतलज है, सतलज है, फिर ये है काली है, फिर ये काली है, और फिर यहाँ पर मिल जाएगा आपको तीस्ता मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर मिल जाएगा आपको दिहांग मिल जाएगा। अब ये 4 भागों में बटा रहेगा। तो सतलज, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब है, सतलज और काली के बीच कौन है? तो सतलज और काली के बीच हो जाएगा कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो विकल्प हो जाएगा सतलज और काली, ठीक, ध्यान रखिएगा। काली और तीस्ता के बीच आएगा पूछेगा तो बता दीजिएगा नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता और दिहांग के बीच तो ये बता दीजिएगा असम हिमालय, ठीक है ना। ये चारों आपको याद रखना है। आइए, नेपाल हिमालय, तो नेपाल बता दिया हूं कि काली और तीस्ता, ठीक ना, नेपाल काली और तीस्ता। और असम हिमालय, तो असम हिमालय दिहांग और ब्रह्मपुत्र, सॉरी तीस्ता और दिहांग, ये हो जाएगा तीस्ता और दिहांग। क्लियर हो गया चारों के चारों? हाँ। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम होता है दिहांग की लोहित की दिबांग। ध्यान रखिएगा, जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र ना तो दिहांग नाम से, दिबांग उसमें बाद में आकर के असम में मिलती है, दिबांग और लोहित नदी। तो ये ध्यान रखना है आपको, दिहांग होगा ना कि दिबांग होगा। चलिए अगला सवाल। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां मुख्यतः बनी हैं, तो पूर्वांचल पहाड़ी या पूर्वी पहाड़ी जो बनी है, यह बनी है बलुआ, किससे बनी है? मजबूत बलुआ पत्थर से बनी है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आइए, भारत के उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को, जो भारत का उत्तरी मैदान है हिमालय के और इधर वाला, इसके पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब का मैदान। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या हो जाएगा? पंजाब का मैदान। क्लियर हो गया? चलिए आगे, बीच में डिस्टर्ब हो गया था ना। हाँ, तो पंजाब का मैदान आप बताएंगे। अगला प्रश्न, भावर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भावर प्रदेश जो है वह संबंधित है आपके तटीय मैदान, पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान का दक्षिणी भाग, उत्तरी मैदान का उत्तरी भाग। तो भावर प्रदेश जो है यह आपका पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा, भावर प्रदेश, ठीक है। भावर प्रदेश जो है यह पर्वतीय क्षेत्र, भावर प्रदेश में पहाड़ों के नीचे, पत्थरों के नीचे जो है वो पानी बहता है, तो भावर प्रदेश वही कहलाता है। आइए, हिमालयन क्षेत्र में दलदली एवं घने जंगलों वाला क्षेत्र जो है वो तराई कहलाता है। हिमालय क्षेत्र की बात की गई है तो ये तराई, जानते ही आप नेपाल की तराई, है ना, महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था नेपाल की तराई में, तो हो जाएगा हिमालयन क्षेत्र में जो दलदली एवं घने जंगलों का जो क्षेत्र होता है वह नेपाल की तराई में होता है। आइए, उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग बना है किस मिट्टी से? उत्तरी मैदान जो है जहां हम लोग हैं वो बना है, आप तो जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी से बना है, लेकिन पुरानी जलोढ़ कि नई जलोढ़, ठीक है ना। तो ये जान लीजिए, नई जलोढ़ का मतलब कि वो हर साल 2 साल पर आ ही रहा है, तो नई तो होगा नहीं, पहले से ही है, पुरानी जलोढ़ ही होगा। अब पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर, खादर, तराई या भावर। तो तराई बता दिया, दलदली वाले को कहते हैं जो नेपाल उपाल है, ठीक है ना। भावर में उसमें कंकड़ पत्थर के नीचे से पानी बहता है, तो ये भी नहीं होगा। पुरानी बांगर होता है कि खादर होता है? तो ध्यान रखिएगा, पुराना जो है वो बांगर होता है और नई जो जलोढ़ मृदा होती है या मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। तो बना है पुराना से तो हो जाएगा बांगर। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो पुरानी बांगर बता दिया हूं, नई जलोढ़ पूछे तो खादर, नवीन निक्षेप क्या कहलाएगा? तो खादर कहलाएगा। क्लियर हो गया? सब क्लियर एकदम, बिल्कुल। आइए, दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, दक्कन के पठार तो बताया ही था कि गोंडवाना के टूटने से ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है ना, दक्कन पठार का, तो ध्यान रखिएगा। आइए, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न, इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न है जो आपको इधर उधर नहीं मिलने वाला है, इधर उधर नहीं मिलने वाला है, यही मिलेगा आपको एनसीईआरटी में ही। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग, उत्तर की बात की जा रही है, उसको मध्य उच्च भूमि कहते हैं, मध्य उच्च भूमि कहते हैं इसको,
ठीक है ना। नर्मदा के उत्तर में जो भाग है उसको मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। आइए, दक्षिणी पठार का जो आकार है आप देखेंगे तो आप भारत का नक्शा अगर देख पा रहे होंगे तो यही तो है दक्षिणी का पठार, यही है ना दक्कन का पठार। तो ये कैसा लग रहा है आपको, त्रिभुजाकार नहीं लग रहा है क्या? तो कहेंगे हाँ सर ये तो त्रिभुजाकार लग ही रहा है। आइए, कार्बी आंगलोंग पठार एवं उत्तर कछार पहाड़ी किस राज्य में है? देखिए ये राज्य पूछता है तो आप असम बताएंगे, लेकिन ये भाग है मेघालय, मेघालय में जो पहाड़ है उसी का भाग है। बाकी एनसीईआरटी मेघालय इसको दे रहा है कि मेघालय पठार को इस नाम से जाना जाता है, लेकिन मैंने जब सर्च किया तो वो असम राज्य में दे रहा है इंटरनेट पर। तो ध्यान रखना है आपको, असम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पूर्वी घाट का विस्तार किस क्षेत्र के बीच है? तो पूर्वी घाट, देखिए ये अगर भारत का नक्शा आपको याद है तो इधर जो हो गया पूर्वी घाट है और इधर जो हो गया पश्चिमी घाट है, ठीक ना। तो आपसे पूछ रहा है पूर्वी घाट के बारे में। तो पूर्वी घाट का देखिए कहां से कहां तक मिलेगा आपको? तो पूर्वी घाट आपको मिलेगा महानदी से मिलेगा। नर्मदा कहाँ मिलेगा भाई? नर्मदा तो इधर है, नर्मदा तो नहीं मिलेगा। तो महानदी तो एक होगा और एक नीलगिरी, नीलगिरी जो गांठ है यहाँ पर देखे होंगे आप नीलगिरी गांठ नक्शे में, तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा आ जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन महानदी से नीलगिरी तक। चलिए, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट देखिए बहुत सारे स्रोतों में तो महेंद्रगिरी का नाम आता है, 1500 किलोमीटर है ना, लेकिन ध्यान रखना, सॉरी किलोमीटर नहीं 1500 मीटर, लेकिन जब सर्च किया गया तो ये महेंद्रगिरी से ऊंचा दिखाया अरमणी कोंडा। जी हाँ, अरमी कोंडा या अरमणी कोंडा। तो ध्यान रखना ये लगभग 1750 के आसपास आपको मिलेगा, 1750 से कम मिलेगा, 1670 तरह से मिलेगा इसकी ऊंचाई मीटर में। तो आप डी याद रखिएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। ये दक्कन ट्रैप को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, अगर अमरीकोंडा न रहे तब फिर आप महेंद्रगिरी लगाइएगा। आइए, दक्कन ट्रैप को काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी ही है दक्कन ट्रैप, तो ध्यान रखिएगा काली मिट्टी। रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे को बरखान कहा जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान वगैरह में आप जाएंगे तो अर्धचंद्राकार आधा चांद जैसा जो बालू का टिब्बा मिलेगा, आप देखते होंगे मूवीज वगैरह में, उसको बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें आप, बरखान हो जाएगा सही आंसर। आइए अगला सवाल, भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी जो है वो है लूनी। कौन सी है? लूनी नदी। चलिए, पश्चिमी घाट तट के उत्तरी भाग को, अब इसमें आपको मैं बता दूं, ये है पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। इसमें 3 भाग में आपको मिलेगा, एक भाग, ठीक है, 2 भाग और ये 3 भाग है। इसमें आप 2 भाग पढ़ेंगे। तो ये वाला जो होगा ये होता है कोंकण तट सॉरी कोंकण तट, ठीक है। ये जो होता है वो होता है कन्नड़ तट और ये जो होता है वो होता है मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट। इसको कहते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, और इसको कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल। अब इसी पर आधारित आपसे प्रश्न पूछेगा कि पश्चिमी का सबसे उत्तरी भाग, तो उत्तरी भाग आप क्या कहेंगे? कोंकण, ठीक है। पश्चिमी का मध्य भाग तो कहेंगे कन्नड़, ठीक है। पश्चिमी का दक्षिणी भाग तो कहेंगे मालाबार। अब पूछेगा उत्तरी, पूर्वी का उत्तरी भाग तो उत्तर सरकार और पूर्वी का दक्षिणी भाग तो कोरोमंडल। ये 5 नोट कर लीजिए, 5 पूछेगा, 5 पर मैं प्रश्न जो है वो रखा हूं। पश्चिमी घाट का उत्तरी, तो उत्तरी क्या हो जाएगा? कोंकण हो जाएगा। आइए, पश्चिमी घाट का मध्य, तो मध्य हो जाएगा कन्नड़, ठीक है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी, तो दक्षिण हो जाएगा मालाबार, एकदम रट लीजिए इसको। पूर्वी घाट का उत्तरी, तो उत्तरी है उत्तरी सरकार, क्लियर हो गया। पूर्वी घाट का दक्षिणी, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न आएगा चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप, चुटकियों में। चलिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस डेल्टा में है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, और चिल्का झील महानदी डेल्टा है ना, तो महानदी डेल्टा आपका हो जाएगा राइट आंसर। लक्षद्वीप का वर्तमान नाम, जो लक्षद्वीप पड़ा, पहले लक्काद्वीप था ना, अब वर्तमान नाम जो पड़ा था ये 1973 में पड़ा था लक्षद्वीप, तो ध्यान रखिएगा। पिटली द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिटली द्वीप एक पक्षी द्वीप है और ये लक्षद्वीप में ही है, तो पक्षी अभ्यारण्य है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षद्वीप में है, सही आंसर। चलिए आइए अगले सवाल की ओर।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जानते हैं बैरन द्वीप और अंडमान निकोबार, सही आंसर इसका होने वाला है। आइए अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है वो अमेजन की है, नील की नहीं है, अमेजन की है, तो ध्यान रखिएगा अमेजन। आइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है, फंस जाएंगे आप। सिंधु नदी का उद्गम तो किसी को लग रहा होगा चोमा युंगडुंग, किसी को लग रहा होगा बोखरचू, और किसी को लग रहा होगा आंगसी ग्लेशियर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी का जो उद्गम है वो है बोखरचू। कहां? बोखरचू। अगर ब्रह्मपुत्र का पूछे तो चोमायुंगडुंग पहले था, लेकिन हालिया के जो रिसर्च हुआ, खोज हुआ, उसमें पता चला कि आंगसी ग्लेशियर से है। पहले ब्रह्मपुत्र का था, चोमायुंगडुंग ही पढ़ने को मिलता था आपको, लेकिन अब जो खोज हुआ उसमें आंगसी ग्लेशियर मिला है। तो ये ब्रह्मपुत्र का है और ये बोखरचू है वो सिंधु का है, तो सिंधु का बोखरचू याद रखिएगा। आइए चलिए, सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में प्रवेश करती है सिंधु नदी, तो लद्दाख क्षेत्र से प्रवेश करती है, कोई दिक्कत नहीं है। नुब्रा, श्योक, हुंजा, तीनों याद रखिएगा, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये सिंधु की ही सहायक नदी है, ठीक ना। आइए, कहां सिंधु नदी पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलकर मैदान में प्रवेश कर जाती है? तो ये कटक में सिंधु जो है वो पर्वतीय क्षेत्र से निकल करके और मैदान में प्रवेश कर जाती है। अटक में, कटक नहीं अटक में, अटक, अटक आपने सुना होगा ना, कटक से अटक, वही अटक में, ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान में ही है। सिंधु जल समझौता 1960, ये तो कर ही लेंगे आप। गंगा के मुख्य धारा को क्या कहते हैं? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या रामगंगा? तो गंगा की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी कहलाता है। क्या कहलाता है? भागीरथी। और भागीरथी, अलकनंदा ये मिलता है देवप्रयाग में। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। और गंगा और यमुना कहाँ मिलते हैं? तो ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलते हैं, ध्यान रखना है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ में करती है? पहले तो पर्वतीय क्षेत्र में चलती है, फिर आ जाती है मैदानी भाग में। तो ये मैदानी भाग में आती है हरिद्वार से। कहां से आती है? हरिद्वार से ये मैदानी भाग में जो है वो प्रवेश कर जाती है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नहीं। चलिए, अभी तो हम लोग आधा पहुंचे हैं, आधा भी नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन चीजों को आप अच्छे से समझ लोगे। गंगा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को समुद्र में मिलने से पहले क्या कहा जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक साथ ही मिलती है ना समुद्र में, तो उसको समुद्र में मिलने से पहले उसको मेघना नाम से जानते हैं, मेघना नाम से, ठीक है, मेघना नाम से। जबकि यहाँ बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी, इसको दक्षिण गंगा, सबसे बड़ी होने की वजह से इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल, दक्षिण गंगा के नाम से तो अभी बताया कि गोदावरी, तो गोदावरी सही हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून मौसिम शब्द से बना है, मौसिम, और ये अरबी है। कौन सा है? अरबी है, तो ध्यान रखिएगा अरबी भाषा का शब्द है मौसिम। आइए, उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा किस दिशा में घटती है? देखिए, हम अगर भारत की बात करें तो इसके बाद यहाँ पर आपको जो बिहार, यूपी, ये सारे जो मिल जाएंगे उत्तरी मैदान वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे, ठीक ना। अब इधर आपको ये मिल जाएगा, कश्मीर वगैरह, पंजाब, दिल्ली सब मिल ही जाएगा आपको। तो जो वर्षा की मात्रा घटती है, ये पूरब से जब पश्चिम आएंगे ना तो ये मात्रा घटती जाएगी। आप देख ही पा रहे होंगे कि इधर रेगिस्तान भी आपको मिल जाएगा। तो पूरब से पश्चिम आपको ध्यान रखना है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब नहीं, ये नहीं होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए, भारत में जेट धाराएं, भारत की बात की जा रही है, तो भारत में जो जेट धारा है वो 27 से 30 डिग्री उत्तरी के बीच चलती है, ठीक ना, भारत की बात की गई है। एल नीनो से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछ दिया था ये वाला पिछले बार। एल नीनो देखिए, पेरू के तट पर सामान्यतः जो ठंडी जलधारा होती है उसके जगह पर गर्म जलधारा आ जाता है, उसी को एल नीनो कहते हैं, ठीक ना। एल नीनो में क्या हो रहा है? ये गर्म आ रहा है। फिर से समझिएगा, एल नीनो में जो है वो गर्म जलधारा आता है। कौन सा? गर्म। तो गर्म आने से देखिए पूछेगा, यह एक गर्म है
तो हाँ गर्म है, लेकिन हमको गलत विकल्प छांटना है। यह स्पेनिश शब्द है, तो एल नीनो जो है वो स्पेनिश शब्द है, और एल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा। जी हाँ, क्या होता है? छोटा बच्चा। ये भी पूछ सकता है कि एल नीनो का अर्थ क्या होता है, तो एल नीनो का अर्थ होगा छोटा बच्चा, ठीक ना। तो ये स्पेनिश शब्द है, ये भी सही है। यह व्यापारिक पवनों को कमजोर कर देता है, तो हाँ एल नीनो का जो प्रभाव है वो व्यापारिक पवनों को कमजोर कर देता है, इससे मछलियों की संख्या बढ़ती है। अब ये बताइए, गर्म पानी में मछली रहेगा, बढ़ेगा संख्या? कैसे बढ़ेगा? नहीं, तो मछलियों की संख्या घटती है। गलत कथन तो यही है। आपको बस कॉमन सेंस लगाना है, आप चीजों को कर लेंगे। तो घटती है। गर्म पानी में कहाँ मछली आ पाएगा भाई? भाग जाएगा। क्या पाएगा? कौन आएगा? नहाने आएगा? खाल अपना उधड़ पाने आएगा? मछली वहीं बनकर तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो कहाँ मिलती है? मानसून का जैसे देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे ये 1 जून से इधर जाकर के यहाँ फिर जाता है, और ये जो आता है या फिर बंगाल की खाड़ी से ऐसे ये यहाँ आता है, तो ये कहाँ पर मिलेगा ये पूछ रहा है। गंगा मैदान के पूरब में? क्या पूरब में इधर मिलेगा? यहाँ तक ये वाला आ पाएगा क्या? नहीं। गंगा मैदान के दक्षिण में आकर के इधर मिलेगा? नहीं। गंगा मैदान के उत्तर पश्चिम या डेल्टा में? तो डेल्टा में भी नहीं मिलेगा। ये उत्तर पश्चिम में यहां पर मिल रहा है, उत्तर पश्चिम भाग में मिल रहा है। अरे कोई दिक्कत है भाई समझने में? तो बताइएगा। इतना बेहतरीन इस वीडियो के माध्यम से आप अपना ज्योग्राफी कर लेंगे बिहार दरोगा के लिए। यही एक क्लास से बहुत ही क्वेश्चन आप देखिएगा डायरेक्ट आएगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूं ना, देखिएगा आप। आइए, राजस्थान में शीतकालीन जो वर्षा होती है उसको मावट या महावत, है ना। एनसीईआरटी में महावत लिखा है, लेकिन मावट भी कहा जाता है उसको, तो ध्यान रखिएगा, मावट या महावट। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक एवं केरल में होने वाली वर्षा, यह आम के लिए फायदेमंद होता है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। जी हाँ, ये आम के लिए फायदेमंद होता है, आम की फसल के लिए, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। चेरी ब्लॉसम भी कर्नाटक में ही होता है, लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। आइए, काल बैसाखी, बैसाख के महीने में ये पश्चिम बंगाल में होती है वर्षा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए, जितनी वर्षा बता रहा हूं नोट करना है आपको, एग्जाम में आता है प्रश्न, यकीन मानिए आप। चेरी ब्लॉसम, देखिए यहाँ पर 2 चीज, किसी को लगेगा मेघालय, लेकिन यहाँ ये त्योहार मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम, ठीक है। वर्षा की बात की गई है तब कर्नाटक हुआ, तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा कि वर्षा पूछ रहा है कि त्योहार पूछ रहा है ना। अगर त्योहार पूछेगा तो आप मेघालय बताएंगे, वर्षा पूछेगा कर्नाटक। वह वनस्पति जो मानव सहायता के बिना स्वाभाविक रूप से उगती है और उस पर बहुत दिन तक मानवों का हस्तक्षेप नहीं रहता है, वो अक्षत वनस्पति कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षत वनस्पति कहलाता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए, शंकुधारी वनस्पति सामान्यतः पर्वतीय ढलानों पर, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए, इबोनी, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना, यह इबोनी, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना किस वन के हैं? तो ये हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होंगे कि वर्षा वन होंगे? तो मुझे लग रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के हैं, इबोनी, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना। एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें मुझे भी डाउट हो रहा है। शायद यही होना चाहिए आंसर, बाकी पर्णपाती भी दे सकता है। आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बिहार के मैदान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार के जो मैदान है, अपने बिहार की बात की जा रही है, यहाँ पर्णपाती तो पाए जाते हैं, लेकिन शुष्क, उष्ण पर्णपाती नहीं, शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं बिहार के मैदान में। तो ध्यान रखिएगा, जो 75 का होगा वो बी सही हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, देखिए पूछ रहा है कि पारित कब हुआ, तो पारित अगर पूछे तो पारित तो 1972 में ही हुआ था, पारित तो हुआ था 72 में, लेकिन अगर पूछे कि लागू कब हुआ, अगर आपसे लागू की बात करेगा तो लागू आप बताएंगे 73 में। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पारित और लागू, है ना, नहीं तो यह कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, एकदम कंफर्म होइए कि पारित जो हुआ था वह 72 में हुआ था, और उसके बाद ही लागू होगा ना, पारित के बाद ही तो लागू होगा। तो जी हाँ, पारित के बाद लागू होगा,
यानी कि लागू हुआ था जो, वो हुआ था 73 में। तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाइए, कहीं से भी इफ बट नहीं रखिए। मैं फिर कह दे रहा हूं, जो प्रश्न आपको मैं करा दे रहा हूं, भटकते रहिएगा इधर उधर, आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये कम से कम 9th और 10th का, अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है 9th और 10th वाला, अगर ये दोनों पढ़ लिए आप, तो ये समझिए कि आपका बेहतर हो जाएगा पहले से स्कोर। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ चलिए, अगला प्रश्न है आपका, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा मतलब वो बार बार हम उसको फिर से उपयोग कर सकते हैं, खत्म हुआ फिर। सौर ऊर्जा एक बार खत्म हो गया, कल फिर धूप उगेगा, काम कर लेंगे। पवन ऊर्जा से फिर बना लेंगे, जल ऊर्जा फिर बना लेंगे। क्या कोयला ऊर्जा आप बना सकते हैं? कोयला एक बार खत्म हो गया तो आपके जीवन में तो दोबारा वही कोयला नहीं बन पाएगा। कितने दिन के बाद जीवाश्म सड़ेगा, गलेगा, तब यानी आपके जीवन में वो नहीं हो पाएगा। तो आप तो नवीकरणीय मत ही कहिए, ठीक है। आपके जीवन में वो नहीं होगा, तो कोयला जो है वो नवीकरणीय का संसाधन नहीं है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो 1992 में, जानते ही होंगे आप। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग मैदान से बना है? तो भारत का एक बड़ा सा भाग जो है वो मैदानी भाग ही है, और उसका प्रतिशत है 43%। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का डाटा है, तो संकोच मत करिएगा याद करने में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति पहली बार आई थी, तो पहली बार राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। ठीक है, फिर इसमें संशोधन होते गए समय समय पर। वनों के निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका नहीं है? मतलब वनों को कम करने में किसकी भूमिका नहीं है? ज्यादा पशु चराने से भी वनों का निम्नीकरण हुआ है, ठीक है, तो हमें नहीं पूछ रहा है। खनन करने से भी वनों का निम्नीकरण हुआ है, और पेड़ काटने से तो हुआ ही है, ठीक ना। लेकिन वनीकरण मतलब पेड़ लगाने से कहां से वन कम जाएगा, लगाने से तो बढ़ेगा ना, वनीकरण हो जाएगा राइट आंसर। आइए, पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पंजाब हरियाणा में जानते हैं जो सिंचाई है, अधिक सिंचाई से यहाँ निम्नीकरण हो गया है भूमि, अधिक सिंचाई से, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, अधिक सिंचाई हो जाएगा सही आंसर। चलिए, जलोढ़ मृदा में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसमें पोटास आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। और नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी को मैं बता दिया, पुरानी को बांगर कहते हैं और नई को खादर। ज्यादा उपजाऊ जो होता है वो होता है नई जलोढ़, यानी कि खादर वाला, क्योंकि इसमें नई है तो भाई पोटास फास्फोरस हर चीज आ ही रहा है, नया है। तो पुराना कम उपजाऊ होता है, नया ज्यादा होता है उपजाऊ। आइए, काली मृदा को रेगूर मृदा या रेगूर मिट्टी कहते हैं, तो ये भी आप जानते ही होंगे। आइए, कम वर्षा वाले अग्नेय चट्टानी क्षेत्र में किस मृदा का विकास होता है? तो जहां कम वर्षा होगा उस अग्नेय क्षेत्र में लाल मृदा का विकास होगा या पीली मृदा का। तो यहाँ लाल मृदा है तो लाल मृदा, ध्यान रखिएगा। कम वर्षा वाले अग्नेय चट्टानी क्षेत्र में तो लाल मृदा हो जाएगा। आइए, भारी वर्षा और अत्यधिक निक्षालन से बनने वाली मृदा क्या कहलाती है? भारी वर्षा होने से अत्यधिक निक्षालन हो जाता है, और उससे जो मृदा का निर्माण होता है वो होता है लेटराइट मृदा, ठीक ना। और पूछा था पिछली बार बिहार दरोगा में कि भैया लेटराइट मृदा में कौन सी फसल अच्छी होती है? तो काजू, याद रखिएगा, काजू सबसे उपयुक्त फसल है लेटराइट मृदा की, ठीक ना। तो ये पूछा हुआ था प्रश्न पिछली बार, यहीं से उठाया था। आइए, काजू की खेती के लिए काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा, तो अभी बता दिया, लेटराइट मृदा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मृदा अपरदन के बाद जो भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है उसे क्या कहते हैं? देखिएगा, इस प्रश्न को अच्छे से समझना है, नहीं तो गलती करने का बहुत संभावना होगा। मृदा अपरदन के बाद जो भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है उसको कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बंजर भूमि जो है उसको आप उपजाऊ बना दे सकते हैं, लेकिन मृदा अपरदन के बाद जो जोतने से, जैसे जोतने भी खेत नहीं आता है सबको, ये चीज जानते हैं। अगर आप किसान हैं तो ध्यान रखिएगा, खेत जोतने का तरीका होता है, ठीक ना। या बताइएगा अपने घर में, अगर ऊपर ऊंचा है और नीचे ढाल है, ठीक है, तो आप ऐसे अगर हल चलाएंगे, ऐसे ढाल की ओर करके, तो जब बारिश होगी तो सारा मिट्टी जो है वो ढाल के रास्ते सब चला जाएगा, वो हो जाएगा आपका
उत्खात भूमि बन जाएगा। वहां फिर जब सारा मिट्टी ही गायब हो जाएगा तो आप करेंगे क्या, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये उत्खात भूमि हो जाता है। और बंजर होता है कि बंजर में नहीं उपज रहा है, इसमें कुछ मिलाइए उपजेगा, इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। लेकिन ये हो जाता है उत्खात। तो कभी भी ढाल वाले पर ऐसे जुताई नहीं करनी है, ऐसे जुताई नहीं करनी है। तो कैसे करनी है, आप इधर से ऐसे ऐसे करिए जुताई, ठीक ना, इधर से ऐसे ऐसे करिए, मतलब ऐसे कर देंगे केवल ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये नली टाइप का बन जाएगा। और इसके सहारे जब भी बारिश होगी तो पूरा पानी जो भी रखेंगे सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। तो ये उत्खात भूमि होता है। आपको मैं बता दिया, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए, सोपान कृषि जो है यह ढलान वाले क्षेत्रों पर, तो ये पश्चिमी और मध्य हिमालय में आपको मिल ही जाएगा। ढलान वाले क्षेत्रों पर सोपान कृषि कहते हैं इसको। चलिए, IUCN का पूर्ण रूप क्या है। IUCN, आई से पहले आप एक चीज मान लीजिए, इंटरनेशनल होगा, ठीक है, इंटरनेशनल होगा। तो इंडियन तो आपको काट ही देना है। अब आपके पास 3 ही बचा है ऑप्शन, ठीक। इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्लाइमेट नेचर, नहीं, क्लाइमेट नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेशनल पार्क, नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये होता है संरक्षण जो करता है, वो होता है IUCN। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए 91वां प्रश्न, टेक्सोल नामक औषधीय रसायन जो कैंसर जैसे बीमारी को सही करने के लिए उपयोगी होता है, यह प्राप्त होता है हिमालयन यव से। जी हाँ, हिमालयन यव, यव जो होता है हिमालयन यव, यह चीड़, चीड़ भी इसी कुल में आता है। क्या आता है, चीड़। तो हिमालयन यव अगर नहीं है तो चीड़ लगाइएगा, चीड़ से ये प्राप्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये टेक्सोल। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973, तो जानते ही हैं आप। विश्व की कुल वर्षा का भारत में जो वर्षा होता है, जैसे पूरा जो विश्व है, विश्व में जितना वर्षा हो रहा है, भारत में उसका 4% होता है। कितना प्रतिशत, 4% होता है। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। आइए, पारंपरिक रूप से, भाई साहब इस प्रश्न को देखता हूं तो मुझे पिछला साल 1275 PT एग्जाम याद आ जाता है। ये प्रश्न पूछा था और इस प्रश्न को मैक्सिमम बच्चे गलत किए थे। जो नहीं पढ़े रहेंगे वो गलत कर ही देंगे। पार्लर पानी किसे कहा जाता है, पार्लर पानी। ऑप्शन में दे दे अगर ब्यूटी पार्लर का पानी, तो मैक्सिमम लोग ब्यूटी पार्लर का पानी ही लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो होता क्या है कि पानी की वहां कमी है, तो छत पर वो ऐसे बनाए रहते हैं, ठीक ना, और यहाँ से पाइप लगा करके, और यहाँ टांका में, इसको मैं लिख देता हूं, यहाँ टांका, टांका में इसको पानी को जो है वो इकट्ठा करते हैं, और ये पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं लोग। अब बताइए, पानी कमी है, तो ये वर्षा का जल हर छत पर लगभग आपको ऐसे पहले मिल रहा था, अब तो हालांकि वहां भी कम ही मिलता है, लेकिन ये यही वर्षा का जल जो है ये पालर पानी कहलाता है। तो ये शुद्धतम रूप है पानी का। तो इनमें से पूछ रहे ऐसे कि इनमें से पानी का शुद्धतम रूप कौन है, पालर पानी, तो कहेंगे हाँ ये वर्षा का पानी है। और सर ने बताया था कि राजस्थान में ये उपयोग किया जाता है, तो वर्षा का जल हो जाएगा। सबसे शुद्ध होता है वर्षा का जल ही, है ना, इसमें तो पालर पानी हो जाएगा वर्षा का। चलिए आगे, कुल या गुल, कुल या गुल प्रणाली जो है यह सिंचाई के लिए किया जाता है। कुल या गुल, गुल प्रणाली सिंचाई के लिए। ये सब प्रश्न आपको नहीं मिलेगा इधर उधर, आप खोज लीजिए, नीली किताब, पीली किताब, हरी किताब, और फलना जी के और चिलना जी के नहीं मिलने वाला है, बता दे रहा हूं। NCERT में ही मिलेगा तो मिलेगा अच्छे से, अगर वो भी ढूंढेंगे तब 3 बार 4 बार 5 बार खोजना पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो हो जाएगा सिंचाई। बांस ड्रिप सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा। बांस ड्रिप सिंचाई जो होता है यह मेघालय, मेघालय के 3-4 बातें आपको याद रखना है। एक तो जीवित जड़ पुल, मैं बता दिया हूं, ठीक है। एक बांस ड्रिप सिंचाई, ये बता दिया हूं। एक कार्बी आंगलांग, इसी पर उनका नाम है लेकिन है वो असम में। एक आपको मैं बताया था रेट होल खनन, भूल गए कि याद है, तो याद होगा। ये सारा आपको मेघालय में याद रखना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कहां, मेघालय में हो जाएगा। बांस ड्रिप सिंचाई जो है यह भी आपके मेघालय में ही हो जाएगा, यानी कि विकल्प यहां पर भी सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल, भारत का वह राज्य जहां छत पर वर्षा जल संचय कानूनी रूप से अनिवार्य है, वो है कर्नाटक, वो है कर्नाटक, ठीक है ना। चलिए, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इस पर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन शायद कर्नाटक ही है। आप एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा ना, एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो,
मुझे इस पर भी डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अब इतने इतने प्रश्न, अब भाई हम भी तो भगवान है नहीं कि सारे प्रश्न याद ही रहे, एक आध दो तो गलत, ये तो गलतियां इंसान का मतलब स्वभाव में है कि आप गलती करोगे ही करोगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो गलती ना करे, है ना। तो चेक कर लीजिएगा एक बार। मैं समझता हूं कि गलत बताने से बढ़िया है कि मत बताओ, गलत बताएंगे आप गलत पढ़ेंगे, फिर एग्जाम में गलत कर देंगे, तो उसको चेक कर लीजिएगा आप। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो स्लैश एंड बर्न कृषि होती है, या काटो और जलाओ, या कर्तन दहन कहते हैं इसको, या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं इसको, तो असम, मेघालय, मिजोरम में इसको झूम कृषि के नाम से जानते हैं। किस क्या नाम से? झूम कृषि के नाम से जानते हैं। इसके अन्य नाम और हैं, अन्य नाम देखिए क्या क्या है, पूछेगा, मिलान कराना है। झूम कृषि का सही नाम मिलान कराइए। तो देखिए मणिपुर में जो झूम कृषि है इसको कहते हैं पामलू। क्या कहते हैं? पामलू, ठीक ना, मणिपुर में पामलू। छत्तीसगढ़ में दीप या रीपा, दीपा या रीप कहते हैं, दीपा या रीप, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखिए आपका आ जाएगा दहिया। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? दहिया, दहिया आ जाएगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में पोड़ू पेंडा, पोड़ू पेंडा जो भी कह लीजिए, ये आंध्र प्रदेश में कहते हैं, ठीक ना। तो पहला पामलू, यानी ए में क्या होगा? पामलू। ए में 3 होगा, ए में 3 है कोई? ए में 3, देखिए एक ही से पता चल गया, ए में 3 होगा। छत्तीसगढ़ में दीपा या रीप भी कहते हैं, अगर दीपा ना मिला लिखा हुआ रीप मिले तो रीप भी कह दीजिएगा, ठीक है। तो दीपा या रीप, यानी कि छत्तीसगढ़ का ए 2 का ए हो जाएगा, तो ये सही है। मध्य प्रदेश को कहते हैं दहिया या बीवर, बीवर दहिया। तो देखिए यहाँ पर बेवर है ना, बेवर है, दहिया नहीं दिया है तो ध्यान रखिएगा बेवर है, ठीक है, बेवर होगा। और पोड़ू या पेंडा, तो इसको कहते हैं पोड़ू या पेंडा। तो क्या हो जाएगा सही? 3, 1, 2, 4, यानी कि 3124। इसका सही आंसर 3124 हो जाएगा। मिलान करा लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। आइए अभी और है मिलान कराने वाला। पश्चिमी घाट में कहते हैं कुमारी, पश्चिमी घाट में जो होती है वो उसको कहते हैं कुमारी। हिमालयन क्षेत्र में कहते हैं खील, हिमालयन क्षेत्र में क्या कहते हैं? खील। मैक्सिको में क्या कहते हैं? और ब्राजील में कहते हैं रोका। मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, मैक्सिको में क्या कहते हैं? मिल्पा। तो नोट करिए ना भाई, पश्चिमी घाट में कुमारी, तो 1 में 1, 2 में 2, 3, हाँ तो हो तो गया ए वाला ऑप्शन, झूम कृषि। वियतनाम में क्या कहते हैं? तो रे कहते हैं, रे। इंडोनेशिया में लद्दांग कहते हैं, लद्दांग, लद्दांग। मध्य अफ्रीका में क्या कहते हैं? कोनुको ना, कोनुको। और नहीं, मध्य अफ्रीका में कोनुको नहीं कहते हैं, मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं, मसोले। अच्छा चलिए हम मिलान कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर एक आध तो न भी आए ना तो देखिए टेक्निक से आप निकाल लीजिएगा। इंडोनेशिया में लद्दाख, यानी बी में आप दूसरा खोजिए कौन में है, तो बी में दूसरा इसमें है और बी में दूसरा इसमें है। चलिए ठीक है। और वेनेजुएला में आप कोनुको खोजिए, तो डी में डी, तो डी में डी कहाँ है? अरे बड़ा चालू है ऑप्शन रखने वाला भाई, ठीक है। अब आइए वियतनाम में रे, तो ए में 3, ए में 3, कहां तक बचोगे भैया? और सी में मध्य अफ्रीका में मसोले, है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में भी आता है जो मैंने ऑप्शन, अच्छा हालांकि सेट तो मैंने ही किया है ऑप्शन, एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, आपको एकदम आखिरी तक लड़वाएगा, लास्ट ऑप्शन तक आपको लड़ना पड़ेगा, तब जाकर निष्कर्ष निकलता है। तो ये हो जाएगा 101 का सी सही। आइए एक और मिलान कराने के लिए दिया है। बड़ा टेंशन होता है जब मिलान वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ना, तो लगा अरे यार ये प्रश्न 4 प्रश्न के बराबर है कि नहीं। आइए अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ दोनों में दीपा या रीप कहते हैं, तो ए में दीपा, ए में 4 मान लीजिए, 1 में 4, 1 में 4 है किसी का, 1 में डी किसका है भैया? तो 1 में डी सर बी में भी है और डी में भी है, ठीक है। झारखंड में कुरुबा कहते हैं, तो 4 में 1 किसका है? तो 4 में 1 यही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। राजस्थान में बालरे या बाल्टेरे, बालरे या बाल्टेरे कहते हैं, ठीक ना। और उड़ीसा में पामाडाबी, उड़ीसा का 3 नाम याद रखिएगा, बता रहा हूं, पामाडाबी, कोरिंगा, पामाडाबी, कोरिंगा, ये 2 कम से कम याद रखिए, पामाडाबी और कोरिंगा याद रखिए, पामाडाबी कोरिंगा, ठीक है ना, पामाडाबी कोरिंगा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो धान कहाँ रबी फसल है, जानते ही हैं। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं तो रबी है, जानते ही हैं। आइए, इनमें से कौन जायद फसल नहीं है? गेहूं रबी है भाई, खीरा ककड़ी खाओ खूब जायद। ऐसी फसल जो खाद भी और चारा, तो ये मक्का, खाद भी बनेगा चारा भी बनेगा भाई। मक्का का आप खाद भी बन जाता है, चारा भी। गांव के हैं तो आप पता होगा। हमारे देश में अरेबिका कॉफी जो है यमन से आया था। यमन की राजधानी है साना, ठीक है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, ठीक है। इराक का है बगदाद, बगदाद, ठीक है। ईरान का है तेहरान, तेहरान, तो याद रखिएगा। चलिए, किसे सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, जूट, और ये पूछा हुआ प्रश्न है, गोल्डन फाइबर, जूट, याद रखिएगा। बायोडीजल प्राप्त होता है जटरोफा से और जोजोबा से, जटरोफा और जोजोबा। तो बायोडीजल कहां से? जटरोफा और जोजोबा, याद रखिएगा। पूछता है, जटरोफा वाला पूछा है भाई। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क, तो वो होता है मैग्नेटाइट। सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया लौह अयस्क मैग्नेटाइट। आइए, मयूरभंज एवं केंद्रझुर, केंद्रझुर प्रसिद्ध है। तो मयूरभंज जो है ये हेमेटाइट अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, लोहे का है ये। आइए, मयूरभंज उड़ीसा स्थित है, तो ये बादाम पहाड़ी, देखिए पहाड़ी पर तो नहीं है, बादाम पहाड़ी से ही खनन होता है, और ये मयूरभंज में है। तो मयूरभंज पूछे तो बादाम पहाड़ी लगाइएगा, बादाम पहाड़ी पूछे तो मयूरभंज। और कहाँ में है? ये उड़ीसा में। किस लिए प्रसिद्ध है? हेमेटाइट के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नोआमुंडी झारखंड में है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है भैया? तो नोआमुंडी भी बॉक्साइट, सॉरी हेमेटाइट के लिए ही प्रसिद्ध है नोआमुंडी। चलिए, बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बैलाडीला का इतिहास जानते हैं? बैलाडीला में आपको लग नहीं रहा हो कि बैल, बैल जैसा बोला है? तो बैलाडीला जब आप देखेंगे पहाड़ी, तो ये बैल के कुब्बड़ जो होता है ना पीठ पर, आप देखिएगा तो ऐसा ही है, बैल के कुब्बड़ जैसा पहाड़ी। तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि भाई बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, या बैलाडीला कहाँ में है? तो रट लीजिए कि बैलाडीला जो है, यह सर बताए थे कि बैल के डील यानी कि बैल के कुब्बड़ जैसा है, और यह भैया है छत्तीसगढ़ में। और एक और पूछता है कुद्रेमुख, ठीक ना। कुद्रेमुख को कन्नड़ भाषा में कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा। कन्नड़ का मतलब, कुद्रे का मतलब क्या होता है कन्नड़ भाषा में? तो होता है घोड़ा। और घोड़ा का मुख मतलब मुंह, वो घोड़े का मुंह जैसा है कुद्रेमुख। तो याद रखिएगा, घोड़े का मुंह जैसा है ना। तो याद रखना है, बैलाडीला आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ सकता है बैलाडीला, देखिए अगला प्रश्न, कि बैलाडीला क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते ही हैं। चलिए, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख वही कुद्रे मतलब घोड़ा के मुंह जैसा है। ये कुद्रेमुख जो है ये घोड़ा के मुंह जैसा आपको मिलेगा, और ये कर्नाटक में मिलेगा। आइए, यह भी लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है कुद्रेमुख, तो ध्यान रखिएगा। बालाघाट जो खादान है, बालाघाट खादान किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बालाघाट खादान। तो बालाघाट खादान में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे क्या? तांबा उत्पादन क्षेत्र है ये, तांबा उत्पादन क्षेत्र बालाघाट खादान में। और बालाघाट आपसे पूछेगा कि कहाँ में है, तो कोष्ट में आपको लिखा हुआ भी है कि बालाघाट जो है वो आपका भाई एमपी है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो इंपॉर्टेंट है, बालाघाट जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। तो बालाघाट जो है वह मध्य प्रदेश में है, और तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी तरह से? किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, बालाघाट एमपी। चलिए, आइए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, तो ये है उड़ीसा, जानते ही होंगे आप लोग। पंचपथमाली, ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। पंचपथमाली बॉक्साइट निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है, और ये भी उड़ीसा में ही है पंचपथमाली। चलिए अगला, चूना पत्थर जो पाया जाता है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। नेल्लौर अभ्रक पेटी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी जानते हैं आप। चलिए, इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत? परंपरागत स्रोत का मतलब क्या? यूज हो ही रहा है, उसको सब कर रहे हैं यूज। तो लकड़ी भी कर रहे हैं पहले से, पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस भी, ये है परंपरागत स्रोत, सभी हो जाएगा। इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो जो नहीं है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, वो क्या हो जाएगा भैया? अच्छा, इसमें गलत तो नहीं बता दिया हूं? नहीं, सही बताया हूं, सही है। तो परंपरागत स्रोत नहीं है, तो कोयला है, ताप विद्युत है, जल विद्युत है, बायोगैस जो है वो परंपरागत नहीं है, ठीक है ना, गैर परंपरागत है। इनमें से कौन गैर परंपरागत है?
तो गैर परंपरागत में आ जाएगा आपका पेट्रोलियम, कोयला और परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा आ जाएगा आपका गैर परंपरागत। बाकी ताप, कोयला, पेट्रोलियम ये परंपरागत। परंपरागत में आपका ये हो जाएगा गैर परंपरागत परमाणु वाला। गैर परंपरागत का उदाहरण, तो गैर परंपरागत इनमें हो जाएगा, देखिए प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जल विद्युत, तो यह है। बायोगैस जो हो जाएगा वो गैर परंपरागत हो जाएगा ना, बायोगैस गैर परंपरागत का उदाहरण हो जाएगा ये। सर्वोत्तम किस्म का कोयला, तो आपको याद रखना है ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पी, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ABLP, ठीक ना, यही सीक्वेंस में याद रखिएगा। ए के बाद बी आता है, फिर आगे जाएंगे तो एल आएगा और लास्ट में पी आएगा, ठीक है। तो यही है सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, तो हो जाएगा एंथ्रासाइट। नेवेली, तो नेवेली प्रसिद्ध है आप लिग्नाइट के लिए, कैसे याद रखिएगा, नेवेली में ली है और ली से लिग्नाइट है ना। लिग्नाइट को कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला पूछता है ये, इसे भूरा कोयला कहा जाता है, तो बताएंगे लिग्नाइट को। बिटुमिनस को मुलायम कहते हैं, मुलायम कोयला, तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहते हैं। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का सर्वाधिक भाग, तो देखिए मुंबई हाई है। अगर अब तो हालांकि स्रोतों से राजस्थान देता है सबसे बड़ा, लेकिन राजस्थान वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं है, तो हम मुंबई हाई ही लगाएंगे। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, तो वह है असम, जानते हैं। 3-4 प्रश्न और है। मणिकरण स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल ये, हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। पर्वती घाटी यहीं आपको मिलेगा इसी के पास, तो पर्वती घाटी वाला प्रश्न लीजिए। पर्वती घाटी कहाँ स्थित है, तो ये मणिकरण, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ताप विद्युत के लिए। आइए, पुगा घाटी जो है वो लद्दाख में है। पुगा घाटी कहाँ में है, लद्दाख में। आखिरी सवाल था, मैंने 135 के 135 सवाल आपको क्लियर करा दिए हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। तमिलनाडु और कर्नाटक वाला है ना, उसमें देखिएगा कि छत पर जो वर्षा का जल संचय करने के लिए कानूनी अनिवार्यता है वो कर्नाटक है, तमिलनाडु है। मुझे लग रहा है कि कर्नाटक है, बट तमिलनाडु भी मन में आ रहा था ख्याल, इसीलिए मैंने बोला कि उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा और कोई भी प्रश्न आपको लग रहा होगा कि ये गलत है तो कमेंट करिएगा। हालांकि गलती का संभावना ना के बराबर है, क्योंकि डाटा जो है NCERT से लिया हूं, लेकिन हो सकता है अगर भूल बस हमें याद ना रहा हो तो गलतियां हो सकती हैं, उससे इनकार मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कोई भगवान का अवतार नहीं हूं कि हमें सब कुछ एकदम क्लियर सब याद रहता है, गलतियां सबसे होती हैं। जो भी गलती हो, प्रश्न संख्या आप लिख दीजिएगा कमेंट में कि भैया प्रश्न संख्या फला में हमको डाउट है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत फायदा कराएगा। नमस्कार, जय हिंद।